आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस फनकार से जो कश्मीर की खूबसूरत वादियों से उठा और अपनी मेहनत, लगन और सच्ची फनकारी के ज़रिए फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर और रेडियो की दुनिया में एक मजबूत पहचान बना चुका है। पिछले 25 बरसों में अगर किसी फ़नकार ने अपने किरदार से नाज़रीन के दिल जीते हैं तो वो हैं जावेद अहमद ख़ान साहब। आइए इस्तकबाल करते हैं जावेद अहमद ख़ान उर्फ जावेद गोरा का। मैं आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं और मुनसिफ टीवी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने चैनल पे जगह दी। थैंक यू सो मच। जावेद अहमद ख़ान और जावेद गोरा, ये दो नाम मुख्तलिफ, और बॉलीवुड में भी आपको जावेद गोरा के नाम से ही जाना जाता है। तो ये क्या है, मतलब जावेद गोरा क्या है? एक्चुअली जावेद गोरा के नाम से मुझे ज्यादातर लोग जानते हैं। अगर हम अपनी इंडस्ट्री की या बॉलीवुड की बात करें, कहीं पर भी मुझे जावेद अहमद खान के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। जावेद गोरा के नाम से ही लोग जानते हैं। इसकी बैक स्टोरी बहुत सिंपल है। मैं जब बचपन में पैदा हुआ हूँ तो घर वालों का कहना है कि तुम बहुत ज्यादा गोरे चिट्टे थे, बहुत गोरे थे। तो ऐसी में उन्होंने मुझे गोरा गोरा बोलना शुरू कर दिया। तो गोरा गोरा रहते रहते मेरे नाम के साथ जुड़ गया। तो बहुत उम्र तक मुझे लोग ना सारे गोरा ही कहते थे। तो अब जावेद मेरा नाम है, तो जावेद और गोरा ये दोनों जुड़ के जावेद गोरा बन गया। नहीं, माशाल्लाह, खूबसूरत तो आप अभी भी हैं और गोरे तो आप अभी भी हैं। स्क्रीन पे तो आप बाकमाल दिखते हैं। अच्छा जावेद साहब, आइए शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि थिएटर से फिल्म तक का ये तवील सफ़र आपका कैसा रहा और वो कौन से मराहिल थे जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? थोड़ा सा मैं बैक स्टोरी से आपको शुरू करता हूँ। बेसिकली कश्मीर में जो थिएटर, टेलीविजन या फिल्म का सिलसिला है, ये बहुत कम है, बहुत कम था जब मैं अपनी बात करूंगा तो। और जिन हालात से हम उस वक्त गुजर रहे थे, मैं 90s के बाद की बात करूंगा। तो बेसिकली हमारे फैमिली बैकग्राउंड है। मैं एक आर्टिस्टिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा ननिहाल जो है, ननिहाल मेरा आर्टिस्टिक फैमिली रही है। उनका बड़ा असर रहा मुझ पे। उसमें मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा हमारे कश्मीर के बहुत ही मारूफ ब्रॉडकास्टर मोहम्मद अमीन निजामी जी, या कैसर निजामी का नाम आपने सुना होगा, या रशीद निजामी साहब। ये सब मेरे मामा हैं माशाल्लाह, ये मेरे कजन्स हैं। तो इसी फैमिली से बिलोंग करने की वजह से मुझे ये रुचि बचपन से थी। लेकिन हाँ, कश्मीर में जब हमारी स्कूलिंग थी तो उस वक्त हालात कुछ ऐसे नहीं थे कि स्कूल में वैसे थिएटर, बाकी वो स्टेज शोज बहुत कम होते थे। लेकिन जहां भी कुछ मौका मिलता था तो मैं करता रहता था। तो ये शौक बढ़ते 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 मुझे पहली बार रेडियो कश्मीर लेके गया जी। रेडियो कश्मीर से फिर हमारे करीबी दोस्त हैं शफीक कुरैशी साहब। शफीक कुरैशी साहब उन दिनों यहाँ एक थिएटर चलाते थे, दयार फन जी। तो शुरुआत मेरी दयार फन से हुई। मैं दयार फन के साथ जुड़ा, उसके साथ साथ टीवी के साथ जुड़ा। जो हमारा लोकल दूरदर्शन था, उन दिनों कश्मीर में दूरदर्शन एक अलग चैनल हमारे कश्मीर के लिए चलती थी, जो अभी भी चलती है लेकिन थोड़ी सी डिफेंग है इस वक्त, कशिर चैनल के नाम से आप जरूर जानते होंगे जी। तो कशिर चैनल के साथ जुड़ा, थिएटर के साथ जुड़ा, तो सिलसिला वहां से शुरू हो गया। उसके बाद मैंने थिएटर प्ले किए बहुत सारे दयार फन के साथ। उसके बाद दूरदर्शन का जो कशिर चैनल था, कशिर चैनल में हमें माशाल्लाह बहुत काम आता था कश्मीर के लिए। तो उसमें मुझे पहले मॉडलिंग करने का मौका मिला। जैसे आपने आपने मुझे बोला, अच्छा नहीं लगता, खूबसूरत में था, गुड लुकिंग था और लंबे बाल थे। तो मुझे बहुत सारे प्रोड्यूसर जो उस वक्त के थे, उन्होंने एज मॉडल मुझे यूज किया। तो शुरुआत मैंने एज मॉडल की। उसके बाद लकीली मेरे एक कजिन ब्रदर थे तस्लीम खान, वो उस वक्त कशिर चैनल के लिए प्राइवेट प्रोडक्शन करते थे, जिसे हम प्राइवेट प्रोड्यूसर कहते थे। प्राइवेट काम होता था, तो मैं उनके साथ जुड़ा। उनके साथ जुड़ने के बाद मुझे जो कश्मीर की टीम है, जिनका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, जिसमें जमीर शाही साहब है, उमर इम्तियाज साहब है, अयाश आरिफ साहब है, तारिक जावेद साहब है, मुदस्सर नहवी साहब है, जितने भी बड़े यहाँ के डायरेक्टर या एक्टर थे, उनसे मिलने का मौका मिला। रुचि थी, डेडिकेशन थी, तो उनके साथ जुड़ने के जो मरहला था वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ गया। मैं उमर इम्तियाज साहब के साथ जुड़ा, उनको मैंने बहुत साल असिस्ट किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर। और उसके बाद जो मेरी जिंदगी का असली सफर जिसे मैं शुरू करूंगा, वो मुझे हो गया 2012 में।
2012 में लकीली हमारे कश्मीर के बहुत ही नामी ग्रामी एक शख्सियत है अशरफ शॉल साहब। जी अशरफ शॉल साहब ने मुझे फोन किया, उन्होंने मुझे कहा जावेद यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल है जी अलीजान शॉपिंग मॉल के नाम से, तो बोला बेटा तुम वहां जाओ, वहां पर एक ऑडिशन हो रहा है, तुम वहां जाओ। जबकि हमें ये ऑडिशन का कुछ पता ही नहीं था, मैं सच कहता हूँ। 2012 की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैंने उनका कहा शाह साहब मैंने तो ऑलरेडी दूरदर्शन रेडियो दोनों में ऑडिशन दिया है, तो मैं कौन सा ऑडिशन देने जाऊंगा। उसने बोला तुम्हें नहीं समझ आएगा, तुम अलीजान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाओ, वहां बात तुम्हें पता चलेगी। तो मैं अलीजान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहुंचा। वहां पर जो हमारे इस वक्त हिंदुस्तान इंडिया की बहुत ही बड़ी कास्टिंग कंपनी है, मुकेश छावरा कास्टिंग कंपनी, वो लोग एक फिल्म के लिए ऑडिशन कर रहे थे, फिल्म हैदर। जी मुझे अभी भी याद है, वैभव उनका नाम था, जिनकी अभी अपनी एक कास्टिंग कंपनी है एंटी कास्टिंग के नाम से। वैभव जी वहां पे ऑडिशन कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक पेपर थमाया, बोला जावेद, नाम तो पता नहीं था उनका, उन्होंने बोला ये आप याद करके हमें बताइए। मैंने ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के बाद स्क्रिप्ट पे नजर मार के उनको बोला कि सर मैं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हो गया आपका? मैं कहा यस सर। 2-4 ही डायलॉग थे, ज्यादा कुछ लंबा नहीं था जी। तो उन्होंने जब मुझे बोला जी करें, मैंने कहा हाँ सर करते हैं। तो फिल्म हैदर का एक सीन था, मैंने वो फट से उनको करके दिया। वहां से मुझे वो वापसी के डायलॉग जो थे वो देते रहे, मैंने वो किया। जब मैंने किया वो बहुत खुश हुए, उन्होंने तालियां बजाई, बोला जी हम सुबह से यही ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था, थैंक यू आप आ गए। तो मुझे हैदर फिल्म में काम करने का मौका मिला। हैदर के बाद इसी फिल्म में और एक फिल्म कास्टिंग कंपनी थी, इन्हीं के थ्रू गई थी, बजरंगी भाईजान। अच्छा तो एक चीज़ मैं जावेद भाई एक मिनट आपको रोकूंगा। कश्मीर जैसी खूबसूरत वादी में तो जाहिर सी बात है आप पैदा हुए पले बड़े, सब कुछ वहीं से हासिल किया। आपका एक बैकग्राउंड भी है, आर्टिस्टिक फैमिली से आपका बैकग्राउंड है। कहते हैं मतलब कहा जा सकता है घुट्टी में आपको तमाम तर चीज़ें मिली। लोग जो पढ़ने लिखने के बाद सीखते हैं, आपकी नसों में वही सब तमाम तर चीज़ें दौड़ रही हैं और आपको मौका भी अल्लाह ताला ने जो है बहुत आसानी से फराहम करा दिया। हैदर आपको मिल गई। हैदर मिलने के बाद और बजरंगी भाईजान के बीच का जो गैप है, वहाँ पे कितनी मुश्किलात रहीं या क्या क्या आपको चीज़ों को फेस करना पड़ा, स्ट्रगल कितनी करनी पड़ी? देखिए मैं कहूँगा कि बजरंगी भाईजान और हैदर के बीच में का जो सफ़र है वो बहुत तवील नहीं था, वो छोटा था। लेकिन उसके बाद मैं जरूर कहूँगा कि ये 2 फिल्में करने के बाद मैंने सोचा कि अगर इस इंडस्ट्री में आप रुकना है, काम करना है, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा और दूर जाना पड़ेगा। तो मैंने एक फैसला लिया, मैं मुंबई चला गया जी। मुंबई जाने के बाद मैं जब मुंबई रहने लगा, तो मुंबई जाने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं एज ए कश्मीरी ये जरूर कहूंगा कि हम लोगों को कोई भी रोल कितनी आसानी से मिलता है और जो दिल्ली में स्ट्रगल करने को ले जाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है जी। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो आप स्ट्रगल की बात करते हैं, मैं मीरा रोड में रहता था, मीरा रोड से रोज अंधेरी आना, उसके बाद आराम नगर जाना, आराम नगर में कास्टिंग कंपनीज के बाहर खड़ा होना, खड़ा होने के बाद आप 3000, 2000, 2500 लोग बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े होने के बाद अंदर से कोई भी कास्टिंग जो होते हैं उनके लोग, वो आकर 4 या 5 या 10 लोगों को जमा कर हाथ से दिखा के बोलते हैं आप लोग रहिए, बाकी लोगों को वापस जाए। तो उन 10 लोगों में से फिर एक को कैरेक्टर जो होता है वो पसंद उनको आता है, तो उसको उसके कैरेक्टर के लिए जाते। तो मेरा जो 2-3 साल का जो सफर मुंबई में था वो बहुत टफ था जी। उस चीज से मुझे पता चला कि मैं मुंबई से बेहतर कश्मीर में ही था। तो कहीं ना कहीं मुझे फिर ये फैसला वापस लेना पड़ा कि मैं कश्मीर में इससे ज्यादा काम कर सकता हूं और कश्मीर में हम लोगों को ये काम आसानी से मिलता है। जो मुंबई का हाल मैंने देखा, वो पीरियड थोड़ा सा मेरे लिए स्ट्रगलिंग था, जिसको मैं टफ पीरियड कहूंगा। और मैं आपकी वसादत से ये जरूर कहूंगा कि ये टफ पीरियड कश्मीर में है लेकिन उस लेवल तक नहीं है। लेकिन हमारा टफ पीरियड थोड़ा अलग है। हमारे कश्मीर में सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ फिल्में बहुत कम बनती है जी जी। लोकल सिनेमा हमारे पास है नहीं। जो बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या साउथ की जितनी फिल्में हमारे यहाँ आती है, साल में कितनी आएंगी? ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 आ जाती है। तो हमारी एक तवील लिस्ट है
कश्मीरी आर्टिस्ट। जावेद भाई, ये बात कई बार उठ चुकी है कि कश्मीर में कोई अपना सिनेमा, कश्मीर का सिनेमा नहीं है। बॉलीवुड, टॉलीवुड, जॉलीवुड जो भी हैं, क्या वजह, मैं बार बार ये बात सुनता हूँ कश्मीर में नहीं है, तो मुख्तसर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वजह है कि क्यों नहीं है? सब आर्टिस्ट की वहाँ कमी नहीं है, मैं कहता हूँ कि फाइनेंसर्स भी कहीं ना कहीं कोशिश करके मिल ही सकते हैं, तो क्या एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं सब लोग, या कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली कश्मीर में जो पिछले 30 साल का जो गैप सिनेमा के लिए रहा, उसकी एक बहुत ही बड़ी वजह है। जी। सबसे बड़ी वजह वो 30 साल है। जी। अभी मैं हाल फिलहाल की बात करूंगा कि हमने भी हमारे ग्रुप है जी। चार चिनार के नाम से, उन्होंने एक फिल्म बनाई जो एक कश्मीरी और कन्नड़ का मिंगल है। जी। बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है और टेक्निकली वो बहुत ही सही है, बड़े कैमरा पे हो गई है। कम से कम मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि 1.5-2 करोड़ का उसका बजट फिल्म का है। जी। लेकिन बदकिस्मती से आपको मैं ये जरूर कहूंगा कि जो फिल्म हमने अभी रिलीज की है, आप यकीन मानिए कि उस फिल्म को रिलीज करने के लिए जो पैसा हमारे जेब से गया, क्योंकि लोग देखने नहीं आए। जी। जी। इंडस्ट्री को चलाने के लिए मुझे लगता है आप कहीं से भी आप छोटे बजट की फिल्म बनाइए, बड़े बजट की फिल्म बनाइए, जब तक आपको फिल्म देखने लोग नहीं आएंगे, बिल्कुल, तो वहां का सिनेमा डेवलप होना बहुत बिल्कुल मुश्किल है। तो फिल्में आप बनाते किस लिए? फिल्में बनाते हैं आप या तो पैसा कमाने के लिए या फिर लोगों को दिखाने के लिए। बिल्कुल। प्रेजेंट सिनेरियो जो कश्मीर का है, हम लोग फिल्में बनाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि लोग देखने ही नहीं आते हैं। जी, बहुत सारी वजह तो होती हैं उसमें, शायद एक वजह ये भी है कि पब्लिसिटी भी एक बहुत बड़ा मामला है, और जो एक ऑरा हमारे ऊपर बना हुआ है, जैसे हम अपने बॉलीवुड से ज़्यादा भरोसा करते हैं हॉलीवुड की फिल्मों पे, जबकि सब कुछ वर्चुअल होता है और हमारे यहाँ रियलिटी पे आधारित चीज़ें होती हैं। मैं समझता हूँ कश्मीर में मुद्दों की कमी नहीं, कश्मीर में सोशल कॉज को लेके काम करने की कोई कमी नहीं है, और बहुत कुछ ऐसा है, चाहे वो ड्रामेटिकल हो, सोशल कॉज से रिलेटेड हो, प्यार मोहब्बत की स्टोरीज़ हो, सब सारा ज़ख़ीरा वहाँ पर है। लेकिन कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिस पर भी काम करना ज़रूरी है, शायद वो हर चीज़ के पीछे पैसा होता है। जावेद साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आपने तकरीबन 50 से ज़्यादा स्टेज शो किए हैं, थिएटर ने आपकी पर्सनैलिटी को किस हद तक निखारा? मुझे लगता है एक एक्टर के लिए थिएटर उसकी माँ है। जी। जब तक आप थिएटर नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। एक्टर तो दूर की बात है, एक अच्छा इंसान। मुझे लगता है एक्टर बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान सबसे बड़ी बात है, जो चीज आपको थिएटर सिखाता है। जी। मैंने बहुत सारे एनएसडी के वर्कशॉप किए हैं। मैं अभी भी आज की डेट में अगर मैं अभी सुनूंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोई वर्कशॉप कश्मीर में हो रहा है, मैं अगर यहाँ से मुझे बड़गाम जाना पड़े, बारामूला जाना पड़े, अनंतनाग जाना पड़े श्रीनगर से, मैं जरूर जाऊंगा। क्योंकि थिएटर में मैंने 2002 में एमके रैना साहब के साथ एक थिएटर वर्कशॉप किया था। मैं आपको बताऊंगा कि हमको पहली बार ये पता चला कि इंसान को चप्पल कैसी रखनी चाहिए। अगर आप क्लासरूम में जाते हैं तो आपको चप्पल कैसे रखनी है, आपको अंदर आने के आदाब क्या है, आपको बैठना कैसे है, आपको क्लास में कैसे ज्वाइन करना है, तब जाके जब आपकी पर्सनैलिटी बिल्टअप होगी तो डेफिनेटली आप एक अच्छे एक्ट कर सकते हो, आप एक अच्छा एक्टर बन सकते हो। मेरी पर्सनैलिटी में मैं अगर आज किसी मुकाम पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, 0.0 पे भी हूँ, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ थिएटर है। थिएटर के बगैर कुछ नहीं है। आज भी अगर मुझे बोलेंगे कि आपको फिल्म और थिएटर में किसको प्रेफरेंस देनी है, मैं जरूर कहूंगा थिएटर। थिएटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर बार अपने बच्चे को भी कहता हूं कि अगर जिंदगी में तुम कभी भी इस तरफ गए तो थिएटर से ही शुरुआत होगी। थिएटर के बगैर मुझे लगता है नामुमकिन है ये सब चीज़। 20-25 साल के इस तजर्बे में थिएटर ने तो आपके पर्सनालिटी में जो निखार पैदा किया वो तो किया ही किया। अभी आपने हमें बताया भी कि एनएसडी की जो वर्कशॉप्स होती हैं, हमारी रिसर्च भी बताती है कि आप कभी भी उन वर्कशॉप्स को नहीं छोड़ते हैं। बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है, हैदर, बजरंगी भाईजान, फैंटम, वज़ीर और दूसरी बड़ी फिल्मों में काम करने का तजर्बा कैसा रहा? कश्मीरी जो फिल्में हैं उसके मुकाबले में एक कैनवस बड़ा होता है, प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, ऑडियंस देखने वाले ज़्यादा होते हैं। यकीन मानिए अगर ये बात मैं कहूँगा तो मुझे लगता है कि ज़मीन और आसमान। जी जी।
फर्स्ट टाइम मैंने जब हैदर में काम किया, जी उससे पहले मैंने दूरदर्शन के लोकल सीरियल्स में काम किया था, और जब मैं हैदर के सेट पे पहुंचा, मुझे एक नई दुनिया लगी। जी आर्टिस्ट के लिए वैनिटी कार खड़ी है, उसके साथ एक स्पॉट बॉय खड़ा है। अगर आप सेकेंडरी कास्ट में ही हो, जी। प्राइमरी तो छोड़ ही दीजिए, सेकेंडरी में अगर आप सेकेंडरी कास्ट में है तो आपके लिए एक लड़का खड़ा है, आपके लिए वैनिटी है, आपके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए एक बंदा खड़ा है। तो डेफिनेटली वो एक अजीब सा माहौल मेरे सामने आया। मैंने सोचा कि आज तक मैं कहाँ था, ये सब क्या हो रहा है। तो जमीन आसमान का एक फर्क मुझे लगा, और उस माहौल में उस चीज को देखकर मैं जरूर कहना ये चाहूंगा कि हम लोग जब ये सब चीजें देखते हैं तो डेफिनेटली एक्टिंग करने का जो वो एक न तबीयत और मूड बन जाता है, वो टोटली अलग हो जाता है जी। एक हसल फ्री, एक स्मूथ माहौल में जब आप बैठेंगे तो डेफिनेटली जिस चीज के लिए आप आए हो उस पर कंसंट्रेट करके आप वो डेफिनेटली एक अच्छा डिलीवरी करोगे। जब अभी इंटरव्यू के लिए बैठे हम लोग, किसी चीज के लिए बैठे तो डेफिनेटली बातें अच्छी निकलेगी। लेकिन कश्मीर में जब हम काम करते थे तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि इसमें सबसे बड़ी बात होती है बजट। हमारे कश्मीर के सीरियल्स में उतना बजट नहीं होता था, तो उसमें जो बजट था उस बजट के हिसाब से जब मैं उस सेट पे पहुंचा, और उसके बाद मैंने माशाल्लाह बजरंगी भाईजान की, फैंटम, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यूज्ड टू हो गए हैं। तो लेकिन उस वक्त जब मैं दूरदर्शन से आया और फिल्मों में आया, वो एक मैं कहूंगा कि जमीन आसमान का फर्क मुझे लगा जी। और उस माहौल में ढलते ढलते ही मैं डल गया, बहुत जल्दी हजम नहीं हो पाया वो चीजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अब ये सब चीजें अब यूज्ड टू हो गए, तो आगे चलते रहे। जावेद भाई, बजरंगी भाईजान में एक छोटा रोल आपका, आप एक बस ड्राइवर हैं, बच्ची आती है, मुन्नी आती है और वो कहती है कि इसी बस में मैं आती जाती थी अपनी मदर के साथ, अपने अंदाज़ में बताती है, फिर आपके उससे सवाल जवाब शुरू होते। एक छोटा सा रोल है, बहुत छोटा सा रोल है, लेकिन उसकी छाप बहुत बड़ी है, क्योंकि वो जो बार बार कट होके एक दूसरे पे कैमरा आता है, कभी इन पे कभी आप पर। आपको क्या लगता है कि हमारा कैरेक्टर जो है वो अपनी छाप छोड़ने में उसके लिए तवील होना उसका ज़रूरी है, बड़ा रोल होना ज़रूरी है, या छोटा रोल भी कभी कभी काम कर जाता है? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक 30 सेकंड का एक वाकया सुनाऊंगा। प्लीज। हम लोग जम्मू में एक थिएटर फेस्टिवल कर रहे हैं। थिएटर फेस्टिवल में हमारे वहाँ लास्ट में जो लास्ट जगह आपका 10 दिन 15 दिन का कोई वर्कशॉप होता है, लास्ट में उसकी एक प्रोडक्शन होती है। तो उस प्रोडक्शन में कुछ एक प्ले करना था एनएसडी के टीचर्स जी। हमें नहीं पता था, उन दिनों हम नए थे। तो उसमें क्या हुआ मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तो उन्होंने एक प्ले किया, प्ले में एक सिंपल कैरेक्टर आया, चाय की ट्रे लेके उन्होंने चाय दी, कुछ बोला और निकल गए। लेकिन ये एंट्री इतनी खूबसूरत, इतनी यादगार और इतनी जबरदस्त थी, इस एंट्री ने पूरे शो में जो थे उन सब पे वो भारी पड़ गई, और हम लोग परेशान हो गए, ये कौन थे, क्या थे। खत्म बात। उसके बाद हम कश्मीर आए, कश्मीर में एक और फेस्टिवल आया, तो हमारे फेस्टिवल जो वर्कशॉप था, वर्कशॉप का हेड इन्होंने बोला कोई सौती चक्रवर्ती है। मैं आपको जल्दी बोलना चाहता हूँ कि टाइम कम है। तो सौती चक्रवर्ती जब हमारे क्लास में आए, जब मैं देखा ये सौती चक्रवर्ती वही नौकर था जिसने एक एंट्री मार के पूरे शो को खा गया था। अरे वाह। ये एनएसडी स्कूल के इस वक्त मुझे लगता है ये शायद वहां पर प्रॉक्टर है जी, सौती चक्रवर्ती बंगाल से है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए रोल बड़ा हो छोटा हो मानी नहीं रखता, माने रखता है ये जो सीन है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, ये सीन का फिल्म पे कितना असर है जी। कहीं कहीं पे आपको 30 मिनट की टाइम मिलता है, आपको कैमरा टाइम 30 मिनट मिलता है, लेकिन वो कैरेक्टर कहीं दिखता नहीं है, लोगों को याद नहीं रहता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मैंने 30 साल कश्मीर में काम किया था, उस चीज ने मुझे उतनी पहचान नहीं दी जो मुझे बजरंगी भाईजान के उस एक सीन ने। और आज भी कश्मीर में, कश्मीर से बाहर जहां भी मैं जाता हूं, मुझे अगर लोग पहचानते हैं तो बजरंगी भाईजान के उसी सीन से। जाहिर सी बात है, उसकी कास्टिंग बहुत बड़ी थी, खुद सलमान खान उसमें मौजूद थे, और जिस तरह की वो फिल्म है बहुत इंटरेक्टिव, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, और उस रोल को भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। निभाने वाले पे भी
बहुत कुछ डिपेंड करता है और यही वजह है कि हम भी अपने ज़िक्र में आज उसी फ़िल्म के उसी सीन की बात कर रहे हैं। फ़िल्में तो आपने बहुत सारी की हैं, आपको इन फिल्मों में सबसे ज़्यादा यादगार लम्हा बजरंगी भाईजान के अलावा और क्या लगा? किसने आपको मुतासिर ज़्यादा की या परेशानी आपको ज़्यादा आई रोल को करने में? मुतासिर करने वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे उसके बाद मुझे बहुत सारी फिल्मों में मौका मिला काम करने का, लेकिन एक साउथ की फिल्म मैंने की थी 2 साल पहले, सीतारामम, जिसके हीरो थे साउथ के बहुत ही बड़े ममूटी जी के फर्जंदे दुलकर सलमान जी के साथ काम करने का मौका मिला। बीइंग कश्मीरी, हम लोग को एक आदत है कश्मीर में ठंड की जी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, हमें हिमाचल प्रदेश की एक स्टेट जो हमारी है इंडिया की, उसके जगह हमें ले जाया गया जिसका नाम है सिप्ती जी। सिप्ती लद्दाख और जो हिमाचल की बॉर्डर है उस साइड में है, बहुत ही ठंडी जगह है। आप यकीन कीजिए, वहां जिस वक्त हम शूट कर रहे थे वहां उस वक्त -14 था। 14 माइनस में हम लोग काम कर रहे थे। हम लोग अगर चाय का सिप लेते थे, अगर चाय का कतरा नीचे गिर जाता था तो वो नीचे आते आते बर्फ बन जाता जी। तो उस माहौल में, उस ठंड में काम करने का जो आपने बोला कि एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट था। और उसके बाद जब वो फिल्म आई जी, जैसे मैंने अभी कहा कि बजरंगी भाईजान, उस फिल्म के बाद मुझे साउथ की जो इंडस्ट्री है, साउथ की इंडस्ट्री में एक पहचान मिली। जो साउथ के जितने भी यहाँ डायरेक्टर्स या उनके जो कास्टिंग वाले आते हैं, वो डेफिनेटली मुझे याद करते हैं या वो मुझे पहचानते हैं। वो मुझे कहते हैं कि आपने सीतारामम में जो रोल किया था वो बहुत ही बढ़िया था। और उस रोल की थोड़ी सी लेंथ भी माशाल्लाह अच्छी थी। वो मेरे कैरेक्टर में, मेरे कैरियर में, जो बजरंगी भाईजान की बात अगर मैं कहूँगा तो सीतारामम बहुत ही बढ़िया रोल। आपने थिएटर किया, वर्कशॉप्स की, घर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, रेडियो भी किया आपने, स्टेज भी किया, तकरीबन सभी कुछ कर चुके हैं और उम्र के हिसाब से तजर्बा आपके पास ज़्यादा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई ऐसा किरदार जो अभी तक आपको लगता है कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं इस किरदार को करना चाहता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो? किरदार तो माशाल्लाह मैं कहूँगा कि देखिए, किरदार की अगर बात करें, मैं ये कहूँगा कि एज अ एक्टर जी, आपके लिए हर एक किरदार बहुत जरूरी है जी। कोई भी किरदार, अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, ये, लेकिन एक वो मैं कहूँगा कि इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ ऐसा कर लूं जिससे लोग मुझे याद रखें जी। उसके लिए मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा एक रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुआ था सूर के नाम से, उसमें मैंने एक न बुजुर्ग का रोल किया था जी। बेसिकली उन्होंने वो स्टोरी बनाई थी मौलाना रूम के ऊपर, मौलाना रूम का मैं किरदार अदा कर रहा था जी। तो वैसा कुछ अगर मुझे किसी अच्छी फिल्म में, बड़ी फिल्म में करने को मिलेगा तो मैं चाहूंगा, सोचूंगा कि जो मेरा ये करियर है, जो मेरे एक्टिंग करने ये है, वो सफल हो। चलते चलते जावेद साहब, आपसे मैं चाहूँगा कि आज के जो नए अदाकार हैं, आपके पास तजर्बा है, आप जानते हैं तमाम तर चीज़ों को, नए अदाकारों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि जिस चीज़ से अभी हम जुड़े हैं जी, उसको हम मोबाइल फोन कहते हैं जी। मोबाइल फोन पे जो आज ये रील का ज़माना है जी, ये किसी हद तक सही है, हर एक इंसान को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि इसका लोगों ने गलत फायदा उठाया जी। इनको लगता है कि मेरी एक रील वायरल हो गई तो मैं एक्टर बन गया, अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है जी। लेकिन हमारा जो फील्ड है, हम जिस एक्टिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, मैं सभी उन आने वाले बच्चों को जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये मत समझिए कि आपकी रील वायरल हो गई और आप रातों रात एक्टर बन गए, आप स्टार बन गए, नहीं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ना है, आपको देखना है, आपको थिएटर देखना है, आपको फिल्में देखनी है, आपको बॉलीवुड की अच्छी अच्छी फिल्में देखनी है, आपको हॉलीवुड की अच्छी अच्छी फिल्में देखनी है, तब जाकर आपको एक अच्छा एक्टर बनने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जहां पर भी आपको सीखने का मौका मिलेगा,
उसमें कोई शर्म नहीं कीजिए, यहीं से किसी के पास जाकर बोलिए मैं सर आपसे ये सीखना चाहता हूँ, और तभी जाकर आप एक एक्टर बन सकते हैं। मुझे एक नसीर साहब की एक बात ज़रूरी याद आ गई कि मैं जी, आपसे शेयर करना प्लीज़, चाहूँगा, प्लीज़। टाइम कम है। जी, जी, प्लीज़। लेकिन नसीर साहब जब छोटे थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब हम छोटे थे, वो 3 भाई थे माशाल्लाह। तीनों भाइयों के पास उनके अब्बा हैं, उन्होंने कहा कि बेटा आप क्या करना चाहते हो? आप 2 भाइयों ने, किसी ने कहा मैं फौज में जाना चाहता हूँ, किसी ने बोला डॉक्टर। तो नसीर साहब ने बोला मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्यों? नसीर साहब ने कहा बाबा मेरे पास उतना ये नहीं, मैं ये मोटी-मोटी बड़ी-बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं एक्टर बनूंगा। लेकिन फिर एक वक्त आया कि नसीर साहब एक दिन ये मोटी-मोटी किताबें लेकर अपने कमरे में जा रहे थे, तो बाबा मिला, उन्होंने कहा बेटा ये क्या है? तो नसीर साहब ने कहा बाबा मुझे नहीं पता था कि एक एक्टर बनने के लिए ये मोटी-मोटी किताबें पढ़ने भी जरूरी है। तो याद रखिए, आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं डेडिकेशन के साथ और नरमदिली और नजरें झुका के सीखिए, तब जाके ये फील्ड आपको कुछ वापस देगा, अदरवाइज आप अपना टाइम जाया करेंगे। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपने हमारे उन नाजरीन को एक बात बताई है जो आगे अदाकारी में आना चाहते हैं या फिर नए हैं। जावेद साहब, इस मुख्तसर मुलाकात में आपने हमारे नाजरीन को इतनी कीमती और बहुत तजर्बे वाली बातें बताई, आप हमारे शो का हिस्सा भी बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे जावेद अहमद ख़ान उर्फ जावेद गोरा। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये शो ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते एक और ऐसी ही शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।